हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूरा एनसीईआरटी लाइन में एकदम अच्छे से कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो हेल्थ को बहुत लंबे टाइम तक ये समझा जाता था कि ये स्टेट ऑफ बॉडी है और स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड है, जहाँ पे कुछ ह्यूमर्स कुछ हार्मोन्स का बैलेंस होता है। दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। तो ऐसे कौन सोचता था? अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स, जैसे कि अपना हिपोक्रेट्स प्लस इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, ये ऐसे सोचते थे। इट वॉज थॉट दैट द पर्सन विद अ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। तो इनका मानना था कि किसी इंसान के अंदर अगर ब्लैक बाइल, जो कि एक केमिकल है, मान लो अगर केमिकल है वो उसके अंदर ज़्यादा मिला तो उसको फीवर हो जाएगा, ऐसे ही मानते थे। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये नए नए सोच के तौर पे ये आइडिया आया था। The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम हार्वे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डेमोस्ट्रेशन किया कि चेक किया कि डिफरेंट लोगों का अगर हम ब्लैक बाइल निकालें, ब्लैक बाइल चेक करें यूजिंग थर्मोमीटर, तो उन्होंने पाया कि ये तो बकवास है और इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया क्या चीज़ को? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। उसके बाद कुछ सालों बाद बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम। कि बाद में बताया गया कि इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस, कि हमारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है किसके थ्रू? न्यूरल सिस्टम के थ्रू एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। तो हमारा माइंड इन्फ्लुएंस किससे होता है? न्यूरल सिस्टम पहला, एंड दूसरा है न्यूरल सिस्टम, देन हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद है हमारा इम्यून सिस्टम, इससे भी रिस्पॉन्स होता है प्लस, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। और हमारा इम्यून सिस्टम हमारा हेल्थ मेंटेन करता है। इसलिए हमारा माइंड एंड मेंटल स्टेट है ना, वो हमारा जो माइंड और मेंटल स्टेट है वो हमारे हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि हेल्थ किसी से अफेक्ट होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आपके मम्मी पापा को या फिर आपके जो जीन्स में है उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो जन्मजात ही कुछ डिसऑर्डर हो सकता है, बीमारी हो सकता है। प्लस इन्फेक्शन हो गया, प्लस लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर हम देर रात को उठ रहे हैं, देर रात को जग रहे हैं, फालतू चीज़ खा रहे हैं, फालतू चीज़ कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल अगर बिगड़ेगा तो हमारा बैंड तो बजेगा ही। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द टर्म हेल्थ इज़ फ्रिक्वेंटली यूज बाई एवरीबडी। हमारा जो टर्म हेल्थ है, हेल्थ का जो टर्म है उसे बहुत लोग अच्छे अच्छे डेफिनेशन यूज़ करते हैं, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, मतलब बार बार यूज़ करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट? आखिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज़। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई डिसीज़ नहीं है, मतलब आप अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है मतलब आप हेल्दी हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? या फिर फिज़िकल फिटनेस, या फिर फिज़िकल फिटनेस की मतलब हेल्थी नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये स्टेट ऑफ कंप्लीट एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। अगर हम किसी इंसान को बोलें कि वो हेल्दी है तो कैसे मान सकते हैं कि वो हेल्दी है? मतलब वो फिज़िकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है एंड सोशल वेलबींग भी उसका सही है, तब जाके हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। तो यही हेल्थ का डेफिनेशन है। एंड एग्ज़ाम में है तो आप ये बता सकते हो। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जब पीपल हेल्दी होते हैं तब
वो काम अच्छा कर पाते हैं, तो हमारा और भी चीज़ें बढ़ाता है, जैसे कि लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, मतलब उम्र बढ़ जाता है, हम ज़्यादा टाइम तक जीते हैं। प्लस एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, और ये हमारा जो बेबीज़ होते हैं ना छोटे छोटे, और प्रेग्नेंट माँ और बच्चे, उनको भी मैटरनिटी रेट घटा देता है, मतलब मरने का रेट घटा देता है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। क्या चीज़ ज़रूरी है अगर ये हमें हेल्दी लाइफ जीना है? तो पहला चीज़ है बैलेंस डाइट, दूसरा पर्सनल हाइजीन, एंड तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हमें तीनों चीज़ करें, मतलब हम अच्छा खाएं और अच्छा हाइजीन रखें, साफ़ सुथरे रहें, डेली नहाएं, बहुत से लोग तो चलो, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो एक अच्छा हेल्दी लाइफ जिया जा सकता है। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमॉर्टियल, मतलब योगा को बहुत टाइम्स पहले से योगा किया जाता है, ताकि एक फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ अचीव हो सके और अच्छा से लाइफ जी सकें। अवेयरनेस अबाउट डिसीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, अवेयरनेस अबाउट डिसीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिसकी कुछ डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस एंड उनके इफ़ेक्ट जो हमारे बॉडी में हो सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन, मतलब बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसके हमें वैक्सीनेशन ज़रूरी है, जैसे कि अभी अभी कोविड का लगा था, और पहले हमें वो भी लगा था यार, क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, उन सबको भी लगता था, और बहुत सारी चीज़ें लगे हैं, पोलियो का। और अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ वैक्सीनेशन ज़रूरी है कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए। प्लस प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो गंदगी है उनका अच्छे से डिस्पोजल, जो कि इंडिया में कमी है, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स मतलब गंदे कीड़े नाली में पैदा हो रहे हैं, तो उनका खात्मा करना। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड, अच्छा खाना, प्लस फूड एंड वाटर को एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा पीना एक काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, जब हमारा एक से ज़्यादा ऑर्गन या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी है एडवर्सली अफेक्ट होता है, तो कुछ करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, दैट मीन्स वी हैव डिसीज। जब भी हमारा कोई एक से ज़्यादा ऑर्गन या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी एडवर्सली अफेक्ट होता है, तो कुछ साइंस देते हैं, कुछ करेक्टर से हम पता कर सकते हैं उनके सिम्टम्स, और तब हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं और वी हैव डिसीज़। डिसीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो हमारा जो डिसीज़ मतलब फीलिंग नॉट कंफर्टेबल विच इज़ डिसीज़, तो डिसीज़ को हम फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ब्रॉडली ग्रुप कर सकते हैं। पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। डिसीज़ विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़। अगर कोई डिसीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जम कर पा रहा है, तो उसे हम डिसीज़ कहते हैं विच इज़ इन्फेक्शियस। एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ आर वेरी कॉमन एंड आर वेरी every one of us suffered from this at some time or other। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो काफ़ी कॉमन है, और हमने कभी ना कभी तो ये डिसीज़ झेला ही होगा, जैसे कि कॉमन कोल्ड। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज़ लाइक एड्स आर फैटल। तो आपका जो इन्फेक्शियस डिसीज़ एड्स है ना, वो काफ़ी घातक है। एड्स क्या होते हैं हम जल्दी जानेंगे। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं जो फैलते नहीं हैं, जैसे कि कैंसर, वो मेजर कॉज ऑफ डेथ करता है। कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, मतलब इससे बहुत से लोग निपट जाते हैं। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। तो ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, ड्रग और एल्कोहल, वो भी हमारे हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है। 7.1 कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस, कुछ कॉमन डिसीज़ जो ह्यूमंस में मिलते हैं देखते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिसीज इन मैन। तो कुछ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बहुत रेंज में ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्सेस एक्सेट्रा, जो कि
हमारे अंदर क्या कर सकता है, डिजीज़ पैदा कर सकता है। सच डिसीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं, डिजीज़ पहुंचा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन एज कॉज हार्म टू द होस्ट बाई लिविंग इन और ऑन देम। तो आपके जितने भी पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानवरों या फिर इंसानों के अंदर रहते हैं, तो ये ज़्यादातर पैथोजन ही हैं, क्योंकि ये दूसरे इंसान को नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनके अंदर रह के या फिर उनके ऊपर रह के। द पैथोजेंस कैन इंटर अवर बॉडी बाई वेरियस मीन्स। जो पैथोजन हैं वो हमारे बॉडी में वेरियस फेस से एंटर हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेजिस्टेंट द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर किसी पैथोजन को हमारे पेट के अंदर सर्वाइव करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि वो पैथोजन हमारे जो पेट का जो एसिडिक माहौल है वो सर्वाइव कर पाए, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उससे रेजिस्टिव हो, तो वो पैथोजन वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे हैं यार, हम जो उल्टा सीधा खाते हैं ना, गुपचुप वगैरह, मतलब साफ़ सुथरा ना हो, तो उससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। डिस्ट्रैक्ट हो गया, बैक टू ट्रैक, कम ऑन गाइस। उसके बाद प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिसीज इन जनरल ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। तो इन सारे पैथोजन से हमें बचने का तरीका, एक सेकेंड यार। तो इन सारे पैथोजन से बचाव और कंट्रोल मेजर्स नीचे भी दिया गया है, आइए देखते हैं। तो पहला बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉसेस टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। तो सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो हम इंसान के अंदर टाइफाइड वाला फीवर ला देता है। ये पैथोजन जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंट्री मारते हैं थ्रू कहाँ से, फूड एंड वाटर से, मतलब कंटेमिनेटेड, मतलब दूषित खाने और पानी से, एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और हमारे अदर ऑर्गन्स पे चले जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। इसका कुछ सिम्टम्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि सस्टेन्ड हाई फीवर, एक हाई फीवर होना जो कि 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, प्लस वीकनेस, थकावट और पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन प्लस हेडेक एंड भूख का मर जाना, विच इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं इस डिसीज़ के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। तो हमारा जो इंटेस्टाइन का छेद होना, इंटेस्टाइन में छेद होना या फिर डेथ हो जाना कुछ सीवियर केसेस में हो सकता है, पॉसिबल है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाई वाइडल टेस्ट। तो हमारा जो टाइफाइड फीवर है ना, वो कंफर्म किया जा सकता है, एक वाइडल टेस्ट है। वाइडल टेस्ट क्या है, आइए देखते हैं। वाइडल टेस्ट क्या है, देखते हैं। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, एक काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, देखना सुनना। डेट ऑफ मैरी मेलोन, एक वुमेन थी जिनको टाइफाइड मैरी का दर्जा दिया गया। कैसे, ये कुक थी प्रोफेशन से, और ये क्या करती थी, ये टाइफाइड फैलाती थी, टाइफाइड के करियर थे जो बहुत हज़ारों लोगों तक, मतलब बहुत लोगों तक ये टाइफाइड फैलाई, बिकॉज ये कुक थी और ये बिना हाथ धोए वगैरह खाना बनाती थी, मतलब अनहाइजीनिक थी और ऐसे बनाती गई और गया यार, टाइफाइड बहुत लोगों तक फैला दिया गया। उसके बाद है बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एक नया पैथोजेंस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, डिसीज़ कॉल्ड निमोनिया तो सुना ही होगा टीवी वगैरह में। ये इंसानों में करता है, विच अफेक्ट द एल्वेली। तो ये निमोनिया करता क्या है, निमोनिया हमारा जो एल्वेली है, जो लंग्स के अंदर होते हैं ना छोटे छोटे,
एयर फिल्ड सैक्स, उसी को एल्वेली कहते हैं। As a result of this infection, the alveoli get filled with fluid, leading to severe problems in respiration. तो इसमें होता क्या है पता है इस डिसीज में? तो हमारा जो एल्वेली है ना उसमें पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होता है, और यही है निमोनिया। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड, कुछ सिम्टम्स देखते हैं। फीवर मतलब बुखार आना, चिल्स कपकपाना, कफ खांसी और हेडेक इन सीवियर केसेस। हाँ, और एक चीज़ निमोनिया का खासियत है, जब भी किसी को निमोनिया हो तो उसका लिप और जो फिंगर है ना, फिंगर नेल्स, वो ग्रे टू ब्लूइश हो जाता है कलर में। अ हेल्दी person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosols released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. तो एक मतलब ये निमोनिया ना वो काफ़ी फैलने वाली बीमारी है। अगर कोई हेल्दी पर्सन निमोनिया वाले बंदे के पास जाए, या फिर उसका ड्रॉपलेट्स या फिर उसके आसपास भी रहे, तो उसे भी, या फिर उसको से जूठा गिलास या फिर जूठा बर्तन भी लेना, तो ये उसके में भी कूदा जा सकता है। मतलब बच के रहना पड़ता है इसमें। और डिसेंटली, प्लेग एंड डिप्थीरिया एक्सेट्रा सम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज इन दिस डिसीज इन मैन। तो आपका जो डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, खाली ये डिसीज़ के नाम हैं। ये भी बैक्टीरियल डिसीज़ है जो मैन में होते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी डिसीज़ के बारे में बात किया वो सारे बैक्टीरियल थे। कौन कौन सा? एक टाइफाइड का और एक निमोनिया। अब हम देखते हैं मैनी वायरस की बात करेंगे अब। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। तो कुछ वायरसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइनो वायरस। राइनो वायरस नोट करके रखना सबसे कॉमन है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो काफ़ी फ़ैन हो गया इस वायरस का। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो सबसे इन्फेक्शियस एलिमेंट है, जो कॉमन कोल्ड है, जो मौसम बदलता है और हो जाता है, तो ये वही है कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो ये किसको इन्फेक्ट करते पता है? हमारे नाक और हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन लंग्स को नहीं करता। द कॉमन कोल्ड इज़ करेक्टराइज बाई नेजल कंजेशन। तो इसका सिम्टम्स क्या है कि आपका जो नाक है वो बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा और फ्लूइड डिस्चार्ज करेगा, मतलब नाक बहेगा, आपका गला दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट, होर्सनेस मतलब आपका गला बैठना कहाँ गए यार, हाँ, कफ खांसी प्लस हेडेक भी हो सकता है, टायर्डनेस भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये जनरली 3 से 7 दिन तक रहता है। और ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉस और स्नीज, आपका जो ड्रॉपलेट्स है, बूंदे हैं जो आपकी छींक से या फिर कफ से निकलते हैं, इससे दूसरा वाला बंदा भी इन्फेक्ट हो सकता है। बाई कैसे? इनहेल डायरेक्टली, या फिर कुछ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन बुक वगैरह से भी छूने से, या फिर गलत जगह छूने से भी ये आपके शरीर के अंदर एंट्री मार सकता है। जैसे कि जब कोविड आया था तो सब बचते थे ना किसी चीज़ को छूने से, वैसी कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है, इसलिए हाथ धो के खाना खाया जाता है। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज आर कॉज बाई प्रोटोजोअन्स टू। तो हमने वायरस के बारे में भी देख लिया, अब हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। सम ह्यूमन डिसीज आर कॉज बाई प्रोटोजोन्स टू। तो कुछ प्रोटोजोन्स है जिससे भी बीमारियाँ होती हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया के बारे में सुना ही होगा। अ डिसीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। एक डिसीज जिससे इंसान काफ़ी सालों से फाइट कर रहा है। प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोआ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसी डिसीज़ के लिए। जो प्लाज्मोडियम है, एक प्रोटोजोआ है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज़ के लिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, कुछ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम के जिससे बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। 3 हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया caused by
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज़ मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। आपको जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, अगर आपको का सबसे खतरनाक यही है, इससे डेथ भी हो सकता है इस मलेरिया से। एंड लेट अस टेक द ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फिगर 7.1। तो चलो फिगर 7.1 को देखते हैं, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। फिगर 7.1 देखो, जब भी इंसान, तो लाइफ साइकिल देखते हैं, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये जनरली कैरियर किस, ये प्लाज्मोडियम है ना, वो प्लाज्मोडियम है वो जनरली मच्छर लोग कैरी करते हैं। इसलिए टीवी वगैरह के एड्स में देखे होंगे कि लोग मच्छर भगाओ और मलेरिया से बचाओ, ऐसा कुछ नारा लगाते हैं ना, तो वही इसीलिए है। तो जब आपको कोई मॉस्किटो काटता है, तब आपका जो पैरासाइट है वो हमारे लीवर तक पहुंच जाता है उसको मच्छर के काटने से ब्लड के थ्रू। उसके बाद अब हमारा जो पैरासाइट है ना, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट, वो एसेक्सुअली लीवर सेल्स में रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, और सेल्स पे बर्स्ट होता है, मतलब फूटता है, जो और तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और ब्लड में फैल जाता है। Parasite reproduce asexually in the red blood cells, bursting in the red blood cells and causing cycles of fever and symptoms. Release parasite infect new red blood cells. तो आपका जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और रेड ब्लड सेल्स में फूटता है यार, और इससे जो साइकिल ऑफ फीवर है वो होता है, प्लस उनके सिम्टम्स है वो इसमें आ जाते हैं। देन सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ, इसके सेक्सुअल स्टेजेस भी हैं, देखते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया, उसके बाद सेक्सुअल स्टेज भी होता है, जब मेल और फीमेल कंबाइन करते हैं तो नए गेमेटोसाइट्स बनते हैं और गेमेटोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद आपका जो फीमेल मॉस्किटो है वो उनको खाती है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से, कोई मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका कोई किसी मच्छर ने काट दिया, फिर वही मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटेगा, तब ये वापस फैलेगा। तो अब मस्किटो के अंदर का देखते हैं। तो मस्किटो के अंदर डेवलप कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्किटोज गट। तो आपके मस्किटोज के गट में ये होता है। कैसे, जब ये पैरासाइट मस्किटो के अंदर गट में एंट्री मारता है, तब सलेवरी ग्लैंड पे अपने स्पोरोजाइट्स छोड़ता है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट्स escape फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मस्किटो सलेवरी ग्लैंड्स। तो जो मैच्योर हो जाते हैं मच्छर के पेट में, वो सलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, फिर जब भी मॉस्किटो को किसी इंसान को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है। तो यही था यार सेल साइकिल, मतलब प्लाज्मोडियम का सेल साइकिल, साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल, सॉरी भूल गया था। उसके बाद है प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन ब्लड। जो हमारा जो प्लाज्मोडियम है ह्यूमन बॉडी पे कैसे एंट्री मारता है, एस्पोरोसाइट्स, स्पोरोजोइट्स, मतलब छोटे फॉर्म में, इन्फेक्शियस फॉर्म में, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, जब कोई आपको फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो अगर आपको काटता है, तब ये हमारे ब्लड बॉडी में एंटर मार लेता है। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। तो हमारा जो पैरासाइट है वो इनिशियली लिवर सेल्स पे अटैक करता है और वहीं पे अपना पालन पोषण करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। देन हमारे रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जब आपका आरबीसी रप्चर होता है तब एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं हेमोजीन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर अकरिंग एवरी 3 to 4 days। जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका चिल, मतलब कपकपाना, और हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि 3 से 4 दिन पे होते रहता है। वेन अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी आपको कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, देन दिस पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी। तब आपका जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं,
फूड का उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है. द पैरासाइट मल्टीप्लाई विथिन देम टू फॉर्म अ स्पोरोसाइट दैट इज स्टोर्ड इन देयर सलेवरी ग्लैंड. तो अभी हमने देखा कि आपका जो पैरासाइट है वो स्पोरोजोइट फर्दर मॉस्किटो के गट पे जाता है, देन वो उसकी सलेवरी ग्लैंड पे चले जाता है और वहाँ और जब ये जो नया इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो किसी इंसान को काटता है तो उसकी बॉडी में नया चला जाता है. देयर बेनिफिटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए कि आपका जो ह्यूमन और सॉरी कि आपका जो मलेरियल पैरासाइट है उसे 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. एक इंसान है, एक मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. फिगर 7.1 जो हमने देख लिया है. तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है. उसके बाद हम अगली बीमारी की बात करते हैं विच इज़ एंट अमेबा हिस्टोलिका. ये 5वां है. ये क्या है? ये प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है ह्यूमन के, जो कि अमेबाइक डिसेंट्री कॉज करता है. ध्यान रखना आपका एंट अमेबा हिस्टोलिका एक पैरासाइट का नाम है, प्रोटोजोअन पैरासाइट का नाम है, और अमेबाइस या फिर अमेबाइक डिसेंट्री ये आपके डिसीज़ का नाम है. सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़, इसका क्या है सिम्टम? पहला है कॉन्स्टिपेशन, मतलब ठीक से आपका फ्लो नहीं होना बाथरूम में, एंड एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द, प्लस क्रैम्प, और आपका जो स्टूल मतलब आपके जो पदार्थ है जो आप सुबह सुबह निकालते हो उसके साथ ब्लड का क्लॉटिंग निकलना, और हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट दिस द पैरासाइट फॉर्म फेसेस टू ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स. तो आपका जो हाउस फ्लाई है, मक्खी है जो आपके घर में रहता है, वो मैकेनिकल कैरियर की काम करता है इसका, ताकि ये जो पदार्थ जो आप निकालते हो उससे किसी इन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंचा दे फूड के थ्रू या फिर प्रोडक्ट के थ्रू. आप जनरली देखोगे मक्खी लोग बार बार साफ़ करते रहते हैं, तो ये ऐसे ही फैलाते हैं. देयर बाय कंटेमिनेटिंग देम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर दूषित खाना या फिर पानी है वो मेन सोर्स है इसके फैलने का. उसके बाद अब नया बीमारी के बारे में देखते हैं विच इज़ एस्करिसिस. ये कॉमन राउंड वॉर्म है या फिर वुचेरेलिया फिलियल वॉर्म. कॉमन राउंड वॉर्म प्लस वुचेरेलिया जो कि फिलियर वॉर्म है. और सम ऑफ द हेलमिन्स, ये हेलमिन्स है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा. तो 11 लेवल ऑफ मतलब 11 ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था. क्या सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऐसे हेलमिन्स भी थे. तो ये दोनों हेलमिन्स हैं. एस्कैरिसिस ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि एस्कैरिसिस कॉज करता है. इसका क्या सिम्टम है? आपका इंटरनल ब्लीडिंग भी होगा, मस्कुलर पेन भी होगा, फीवर भी होगा, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. मतलब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पैसेज है ना उसको रोक देता है. द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. तो आपका जो एग है पैरासाइट का उसके बाद है यार हमारा